सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट GKGS में। हम लोग परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक के माध्यम से पारिस्थितिकी और पर्यावरण को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें कि आज हमारा पहला वीडियो है, जिसमें कि हम लोग बात करने जा रहे हैं पर्यावरण। जो हमारा पहला लेसन है, जो इस पुस्तक का पहला लेसन है, वो है पर्यावरण। और इसमें हम लोग बात करेंगे पर्यावरण के परिचय के बारे में, पर्यावरण और मानव के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो इसमें बताया जा रहा है, पर्यावरण का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि पर्यावरण बेसिकली कहते किसको है, पर्यावरण किन किन दो शब्दों से मिलकर बना है और अंततः उन दो शब्दों के मिलाने पर पर्यावरण का अर्थ क्या निकल के आता है। उसके बाद इसमें यह भी बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण की क्या परिभाषा है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को मिलेगा मानव और पर्यावरण के संबंधों के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने इस वीडियो को। इसमें बता रहा है कि जो परि और आवरण शब्द है, इन दोनों शब्दों की संधि करने पर पर्यावरण शब्द बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जो चारों ओर से ढका हुआ हो या फिर घिरा हुआ है। इतने में ये चीज़ ये स्पष्ट कर रहा है कि जो पर्यावरण है वो किन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो ये बना हुआ है परि और आवरण, दो शब्दों से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा परि और आवरण दोनों शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। और इसमें जो बताया जा रहा है कि परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का जो अर्थ है वो है ढका हुआ। तो इन दोनों शब्दों को मिलाने पर जो शब्द निकल के आता है कि चारों ओर से जो ढका हुआ है वो क्या है, पर्यावरण। तो हमारे सामने प्रश्न उठता है कि जो चारों तरफ से ढका हुआ है वो पर्यावरण है। ऐसे समझिए, एक मिनट, यहाँ से इसको ऐसे समझिए। जब हम कह रहे हैं कि जो चारों तरफ से, मान लीजिए कि एक कोई एक्स है, वो चारों तरफ से मान लीजिए ए से घिरा हुआ है, इधर इसके बी है, इधर इसके सी है और इधर इसके डी है। तो हम कह रहे हैं कि जो एक्स है वो अपने चारों तरफ से ए बी सी डी से घिरा हुआ है। तो जो पर्यावरण है वो एक्स है कि ए बी सी डी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो चारों तरफ से घिरा हुआ है वो पर्यावरण है। तो चारों तरफ से घिरा हुआ तो ये है एक्स। लेकिन जो चारों तरफ से घिरा हुआ है वो पर्यावरण नहीं होता है, जिनसे कोई चीज़ घिरा हुआ होता है वो पर्यावरण होता है। जैसे कि ए बी सी डी से एक्स घिरा हुआ है, तो एक्स का पर्यावरण ए बी सी डी है। ठीक है, तो जिनसे कोई चीज़ चारों तरफ से घिरा हुआ होता है उस चीज़ का वह पर्यावरण होता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ तक स्पष्ट होता है कि पर्यावरण क्या है। लेकिन आगे जो कह रहा है वो ये है कि अब प्रश्न यह उठता है कि कौन किसे आवृत किए हुए है, कौन किसको घेर कर रखा हुआ है, यह प्रश्न उठता है। तो इसका उत्तर जो निकल के आता है वो ये है कि समस्त जीवधारियों को अजैविक या जैविक पदार्थ घेरे हुए हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि समस्त जीवधारियों को अजैविक या भौतिक पदार्थ घेरे हुए हैं। इसको भी हम लोग ऐसे समझ लें कि इसमें बताया जा रहा है कि समस्त जीवधारियों को, मान लीजिए कि समस्त जीवधारियों की एक टोकरी है ए, इसमें समस्त जीवधारी शामिल हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो समस्त जीवधारी हैं वो चारों तरफ से भौतिक अथवा अजैविक चीज़ों से घिरा हुआ होता है। तो भौतिक चीज़ें जैसे ताप और दाब, ताप से कोई चीज़ घिरा हुआ हो सकता है, या दाब से आप देखेंगे वायुमंडलीय दाब से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से दबे हुए होते हैं, दाब से घिरा हुआ होता है। कोई विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे O2 CO2 जो वायुमंडल में हैं, कुल मिला के वायुमंडल अगर हम लोग कह लें, वायुमंडल तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, उनसे हम लोग घिरे हुए हैं। इसके बाद जो
अजैविक चीज़ें हैं, अजैविक मतलब जिसमें जीव नहीं है, वो विभिन्न प्रकार के, जैसे निर्जीव चीज़ें भी आप उसमें शामिल कर लें, जैसे पेड़ पौधे तो मान लीजिए सजीव हैं। बिल्डिंग्स वगैरह आप शामिल कर लें, यातायात के साधन शामिल कर लें। तो एक चीज़ एग्जाम्पल के रूप में लिख लेते हैं, जैसे घर या तो फिर मकान लिख लेते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से ये घिरा हुआ है। लेकिन चलें हम लोग एक बार फिर अपने पेज पर, पेज हमारा यह कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसमें क्या बता रहा है कि किन चीज़ों से घिरा हुआ है। एक सेकेंड, इसमें ये बता रहा है कि किन चीज़ों से घिरा हुआ है। तो अजैविक यहाँ दिखा रहा है, और या तो भौतिक पदार्थ। तो हमने देख लिया, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि जो भौतिक पदार्थ है, ये सारे भौतिक पदार्थ है, इनसे घिरा हुआ होता है, और जो निर्जीव है इससे घिरा हुआ होता है। तो क्या एक जीवधारी सिर्फ जैविक या फिर भौतिक चीज़ों से घिरा हुआ होता है? जी नहीं, वो सजीवों से भी घिरा हुआ होता है, क्योंकि जो ए है वो पेड़ से भी घिरा हुआ हो सकता है, और वो विभिन्न प्रकार के जानवरों और जीव जंतु से भी घिरा हुआ हो सकता है। ठीक, जीव जंतु के अलावा हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों से भी घिरा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा हमको मिस्टेक तो नहीं है, हो सकता है कि वो वहाँ पे जो पुस्तक में लिखी हुई होगी उसकी भावनाएं कुछ और हों। ठीक है, कुछ और समझ के वहाँ पे लिखा गया हो और हम लोग नहीं समझ पा रहे हों, लेकिन हम लोग समझने के लिए यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि जो कोई एक जीवधारी होता है वो सजीवों से भी घिरा हुआ होता है और निर्जीव वस्तुओं से भी घिरा हुआ होता है। तो वो सजीव और निर्जीव मिलकर के उस एक जीवधारी का पर्यावरण निश्चित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, वो उनके पर्यावरण के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ तक चीज़ें हमारी हो गई। पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, फिर से इसको रीड करते हैं। चलिए, हम लोग जो समझ लिया है वो ये है कि परि और आवरण शब्दों की संधि करने पर पर्यावरण शब्द बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जो कि परितः, जो चारों ओर से आवृत हो या घिरा हुआ हो या ढका हुआ हो। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन किसे आवृत किए हुए हैं? तो इसका उत्तर है समस्त जीवधारियों को अजैविक या भौतिक पदार्थ घेरे हुए हैं। तो यहाँ पे याद रखना कि समस्त जीवधारियों को अजैविक या भौतिक पदार्थ के अलावा जैविक पदार्थ या जैविक घटकों द्वारा भी ये जीवधारी घिरे हुए होते हैं। ठीक, अर्थात हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पे अंततः कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। अब हम लोग ऑफिशियल डिफिनेशन की ओर आगे बढ़ें। अगर हम लोग आधिकारिक परिभाषा की बात करें तो एक एक्ट पारित किया गया था, एक अधिनियम पास किया गया था 1986 में। तो उसका नाम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो उसमें पर्यावरण की क्या परिभाषा दी गई थी, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं। देखिए, इसमें भौतिक और जैविक दोनों को शामिल किया गया है, जबकि हम लोगों ने यहाँ बात किया था, यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा जहाँ पे हम लोग अभी डिबेट किए हैं, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अजैविक यानी कि अजैविक या भौतिक पदार्थ को ही सिर्फ शामिल किया गया है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों को आराम से शामिल कर लिया गया है। तो उसके साथ अंतः क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। किसके साथ? कोई वस्तु अपने चारों तरफ भौतिक एवं अजैविक दशाओं से घिरा हुआ होता है और उन दशाओं के साथ उस जीव का अंतः क्रिया भी होता है। तो इस चीज़ को शामिल किया गया है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, इस परिभाषा को, जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से निकल के आ रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे करते हैं और यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो पर्यावरण है, एक बार उस पेज को देख लेते हैं कि पर्यावरण जो है किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशा। यहाँ पे पहले हम लोग एक फुल स्टॉप ले लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए,
पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक दशाओं एवं जैविक दशाओं को सम्मिलित करता है। इतने को हम लोग समझते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग अपने समझने के लिए। देखिए, पर्यावरण एक किसी जीवधारी, मान लीजिए कि एक जीवधारी ए है। अब इसके चारों तरफ बताया जा रहा है कि जो भौतिक और जैविक दशाएं हैं उसको शामिल किया जाता है पर्यावरण के अंतर्गत। तो किसी जीव के चारों तरफ भौतिक दशाएं क्या क्या हो सकती हैं, जैसे ताप हो सकता है, ठीक है, दाब हो सकता है, ठीक है, घनत्व हो सकता है। ढेर सारी चीज़ें हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल समझने के लिए कुछ चीज़ों को हम लोग नोट डाउन करेंगे यहाँ पे। घनत्व, इसके अलावा मृदा भी हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, ठीक, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद जो निर्जीव चीज़ें हैं उसमें मान लीजिए कि ले लेते हैं मकान, एक और ले लेते हैं तो हम ले लेंगे कुर्सी, ये सारी चीज़ें। और कह रहा है कि सजीव भी शामिल होते हैं, तो हम कह सकते हैं पेड़, हम कह सकते हैं जीव जंतु, हम कह सकते हैं सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। तो इन सभी चीज़ों से जो ए है, कौन, ए, ये क्या है, घिरा हुआ है। तो ये सभी चीज़ें ए के पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। ए का जो पर्यावरण है वो क्या है, वो जीव और निर्जीव चीज़ों का जो दशाएं हैं उनका समुच्चय है। तो वो जीव और निर्जीव जो ए के चारों तरफ क्या है, मृदा, ताप, घनत्व, मकान, कुर्सी, पेड़, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, इन सभी चीज़ों से ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो ये सभी चीज़ें इसकी पर्यावरण हैं, ठीक है। आगे जो परिभाषा कह रहा है वो कह रहा है कि देख लीजिए, आगे जो इसकी परिभाषा कह रहा है कि जो उनके साथ अंतःक्रिया को भी पर्यावरण शामिल करता है। तो इसका क्या अर्थ है, उसके साथ अंतःक्रिया का जो अर्थ है वो ये है कि हम लोग मान लीजिए कि पेड़ को उठा लेते हैं ए के साथ, इसके साथ अंतःक्रिया करा के फिर हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे क्या माजरा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं पेड़, कहाँ गया पेड़, और यहाँ पे लेते हैं जो ए है, ये क्या है, ए एक व्यक्ति है, ठीक, ए एक व्यक्ति है और ये इसका पर्यावरण है। अब हम देखें कि जब एक व्यक्ति सांस लेता है तो वो क्या करता है, वो छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वो रिलीज करता है। अब ये CO2 ले करके जब पेड़ पौधे अपने भोजन बनाते हैं तो उनसे जो कुछ बचता है वो बचता है ऑक्सीजन, यानी कि O2। तो O2 व्यक्ति ले करके उससे अपनी सांस लेता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों में अंतःक्रिया हो रहा है। जो पेड़ है वो व्यक्ति पर आश्रित है या फिर व्यक्ति पर पूरी तरह नहीं आश्रित है, फिर भी जो व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रहण कर रहा है और अपना भोजन तैयार करके O2 छोड़ रहा है, और O2 व्यक्ति ग्रहण करके अपनी सांस की प्रक्रिया को संपन्न कर रहा है। तो ये एक अंतःक्रिया है। तो ये चीज़ बता रहा है कि जो एक पर्यावरण है। अब आते हैं हम लोग पूरे अपने इस पे। अब देखिए, इसमें हम लोगों ने जो बात किया कि जो ए है, ए के पर्यावरण के अंतर्गत ये सारे सजीव और निर्जीव चीज़ शामिल हैं। ये चीज़ तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो बताया जा रहा है कि इनके साथ उनकी अंतःक्रिया भी होती है। तो ए के साथ मृदा की, अगर मृदा की बात कर लें तो ए का मृदा के साथ अंतःक्रिया होता है। ए जो व्यक्ति है वो मृदा से प्रभावित होता है, और जो मृदा है वो ए नाम की व्यक्ति से भी प्रभावित होता है। तो ये सभी अंतःक्रियाएं, जैसे ताप है तो ताप व्यक्ति को प्रभावित करता है, व्यक्ति ताप को प्रभावित करता है।
दाब व्यक्ति को प्रभावित करता है, व्यक्ति दाब को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति या एक जीवधारी जिन जैविक और अजैविक घटकों से घिरा हुआ होता है उनसे प्रभावित होता है और उनको खुद भी प्रभावित करता है। ये होता है उनके बीच की अंतःक्रियाएं। तो ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं हमारे पर्यावरण के अंतर्गत। तो यहाँ तक चीज़ें हमारी स्पष्ट होती हैं। ठीक, चलिए ये चीज़ हमारा हो गया। कहाँ पर? ये है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ये चीज़ें हम लोगों ने बड़े प्यार से समझ लिया है। अब आगे देखते हैं। सामान्य रूप से पर्यावरण की प्रकृति से समानता या समता की जाती है। तो एक नॉर्मल सी लाइन है, इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो पर्यावरण है उसको हम प्रकृति के रूप में देख सकते हैं। जो पर्यावरण है वो प्रकृति है, जो प्रकृति है वो पर्यावरण है। तो आमतौर पे ऐसी अवधारणा देखने को मिलती है जिसके अंतर्गत ग्रहीय पृथ्वी, जिसके अंतर्गत ग्रहीय पृथ्वी, ग्रहीय शब्द को हटा भी दीजिए, पृथ्वी भी रहेगा तो भी ठीक रहेगा, जिसके अंतर्गत ग्रहीय पृथ्वी के भौतिक घटकों को सम्मिलित किया जाता है, बताया जा रहा है। तो ये भौतिक घटक कौन कौन से हैं? ये हैं स्थल, वायु, जल, मृदा आदि, इनको सम्मिलित किया जाता है। तो फिर से हम इसको देखें कि सामान्य रूप से जो पर्यावरण है उसको प्रकृति से जोड़ा जाता है, उसकी प्रकृति से समता की जाती है और इसके अंतर्गत जो शामिल है वो पृथ्वी पे जो उपस्थित है भौतिक घटक उसको शामिल किया जाता है, जैसे स्थल, वायु, जल और मृदा आदि को सम्मिलित किया जाता है। और ये क्या करते हैं? ये जीवन मंडल में विभिन्न जीवों को आधार प्रस्तुत करते हैं। जैसे वायु, जल, मृदा ये सभी नहीं होंगे तो जीवन कैसे उत्पन्न होगा, मतलब जीवन कैसे सरवाइव करेगा। ठीक है, आप वायु के ले लीजिए या जल को ले लीजिए, मृदा को ले लीजिए, ये सभी चीज़ें नहीं होंगी तो जीवन संभव नहीं है। तो वही चीज़ बता रहा है कि जो जीवन मंडल में विभिन्न जीवों को आधार प्रस्तुत करता है, जिन्हें ये आश्रय देते हैं, उनके विकास तथा संवर्धन हेतु आवश्यक दशाएं प्रस्तुत करते हैं एवं उन्हें प्रभावित भी करते हैं। तो एक जीवधारी को, एक व्यक्ति को या एक जीवन को ये सभी चीज़ें प्रभावित भी करते हैं, उनको कंट्रोल यानी कि नियंत्रित भी करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि भौतिक जो घटक हैं वायु, जल, मृदा आदि को सम्मिलित किया जाता है, जो कि जीवन मंडल में विभिन्न जीवों को आधार प्रस्तुत करते हैं और उन्हीं जीवों को आश्रय भी देते हैं और उन्हीं जीवों के विकास तथा संवर्धन के लिए आवश्यक दशाएं भी प्रस्तुत करते हैं। ये चीज़ यहाँ तक बता रहा है। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है कि वास्तव में विभिन्न जन समूहों द्वारा पर्यावरण का अर्थ विभिन्न दृष्टिकोण से विभिन्न रूपों में किया जाता है। तो एक सिंपल सी लाइन है जो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जो पर्यावरण है वो पर्यावरण के संदर्भ में अलग अलग लोग, अलग अलग समूह जो हैं वो अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं पर्यावरण को अलग अलग लोग, अलग अलग समूह द्वारा अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि वास्तव में विभिन्न जन समूहों द्वारा पर्यावरण का अर्थ और विभिन्न दृष्टिकोण से विभिन्न रूपों में किया जाता है, परंतु सामान्य रूप से यह व्यक्त किया जा सकता है कि जो पर्यावरण है वो अविभाज्य समष्टि है। इसको समझिए। तो ये इतना इसका कहना है कि जो पर्यावरण है वो विभिन्न, जो पर्यावरण का अर्थ है वो अर्थ कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं, लेकिन सामान्यतः जो पर्यावरण है जो व्यक्त किया जाता है वो क्या किया जाता है? वो ये किया जाता है कि जो पर्यावरण है वो एक अविभाज्य समष्टि है। अविभाज्य समष्टि का मतलब ये है कि जो समष्टि जो शब्द है, समष्टि शब्द का अर्थ होता है एक बड़े स्केल को समष्टि कहते हैं। बहुत बड़ा चीज़ हो, उसमें सभी चीज़ लगभग शामिल हो या ढेर सारी चीज़ें शामिल हो, उसको कहते हैं समष्टि।
ढेर चीज़ों को समाहित किया हुआ हो अपने अंदर, उसको समष्टि कहते हैं। तो ये बता रहा है कि जो पर्यावरण है वो अविभाज्य समष्टि है। समष्टि तो आप लोगों ने समझ लिया कि जो पर्यावरण है वो अपने अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को समाहित किया हुआ है, क्योंकि समष्टि का अर्थ है कि एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारी चीज़ों को अपने अंतर्गत समाहित करके रखा हुआ होता है, वो समष्टि होता है। तो जो पर्यावरण है वो समष्टि है, बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समाहित किया हुआ है, लेकिन अविभाज्य है। अविभाज्य समष्टि, इसको भी आप समझ लीजिए कि जो कह रहा है कि एक अविभाज्य समष्टि है, इसका मतलब ये है कि ये जिन जिन चीज़ों को अपने अंदर समाहित किया हुआ है पर्यावरण। अब एक चलते हैं नए पेज पे और अलग तरीके से इसके समझने का प्रयास करते हैं। इसमें कह रहा है कि जो शब्द है, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये कह रहा है अविभाज्य समष्टि। अविभाज्य समष्टि, अविभाज्य, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, समष्टि ऐसा नहीं रहता। एक मिनट, समष्टि, ये यहाँ से इसको इरेज करते हैं, ये या। तो हम लोग कह रहे हैं अविभाज्य समष्टि। अविभाज्य समष्टि हम किसको कह रहे हैं? अविभाज्य समष्टि हम कह रहे हैं पर्यावरण को। पर्यावरण क्या है? एक अविभाज्य समष्टि है, ये चीज़ बताया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पर्यावरण जो है, समष्टि का अर्थ है ढेर सारी चीज़ों को अपने अंतर्गत समा करके रखना। तो ये चीज़ तो हम लोगों ने देखा कि जो पर्यावरण है वो उसके अंतर्गत ढेर सारी चीज़ें हैं। क्या क्या है? हम लोगों ने बात किया कि भौतिक और जैविक घटक शामिल है। भौतिक एवं जैविक, जैविक दशाएं इसमें क्या हैं? शामिल हैं पर्यावरण के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत भौतिक और जैविक चीज दशाओं के अंतर्गत भी ढेर सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें समा करके अपने अंतर्गत रखा हुआ है। जैसे कि हम लोगों ने अभी बात किया है, पीछे लिखा हुआ है पुस्तक में कि जल, हवा, मृदा आदि, ठीक, ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब ये कह रहा है कि अविभाज्य समष्टि। अब ये सोचिए कि अगर व्यक्ति से जल को अलग कर दिया जाए, व्यक्ति को हवा से अलग कर दिया जाए, व्यक्ति को मृदा से अलग किया जाए, तो क्या जीवन संभव है या फिर सामान्य परिस्थितियां रह जाएंगी जो इस समय हैं इस तरह की? बिल्कुल नहीं। तो ये अविभाज्य समष्टि है, ढेर सारी चीज़ों को अपने अंतर्गत समा करके रखा हुआ है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है वो अविभाज्य हैं, जिनको अलग नहीं किया जा सकता एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। देखिए, यहाँ तक हो गया। तथा भौतिक एवं जैविक सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। तो पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा भौतिक एवं जैविक, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों से, ये तीन तत्व इसमें शामिल है जिससे पर्यावरण का निर्माण होता है। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक, इन तत्वों के पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। किसकी? पर्यावरण की। ये तंत्र अलग अलग तथा सामूहिक रूप से विभिन्न रूपों में परस्पर संबंधित होते हैं। भौतिक तत्वों की बात कर लें तो जैसे स्थान, स्थल रूप, जलीय भाग, जलवायु, मृदा, शैल तथा खनिज आदि। मानव निवास क्षेत्र की परिवर्तनशील विशेषताओं, उसके सुअवसरों तथा प्रतिबंधक अवस्थितियों को निश्चित करते हैं। ये क्या? स्थान, स्थल रूप, जलीय भाग, जलवायु, मृदा, शैल तथा खनिज, ये मानव निवास क्षेत्र की परिवर्तनशील विशेषताओं और उनके सुअवसरों तथा प्रतिबंधक अवस्थितियों को निश्चित करते हैं। अब जैविक तत्वों की बात कर लें तो जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव तथा मानव, ये क्या हैं? जैविक तत्व हैं पर्यावरण के। तो ये क्या करते हैं? जीव मंडल की रचना करते हैं। अब सांस्कृतिक पर्यावरण की बात कर लें तो इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक तत्व शामिल हैं
जो मुख्य रूप से मानव निर्मित होते हैं तथा सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करते हैं। तो ये यहाँ पे पर्यावरण के बारे में बताया गया है कि ये एक अविभाज्य समष्टि है जिसके अंतर्गत भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक चीज़ें शामिल हैं। तो भौतिक में बताया गया कि स्थान, स्थल रूप, जलीय भाग, जलवायु, मृदा, शैल, ये सभी चीज़ें शामिल हैं। और जैविक में बताया गया कि पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव और मानव शामिल हैं। उसके बाद सांस्कृतिक तत्व में बताया गया कि आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक तत्व शामिल हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ तक हो जाती हैं। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है इस पुस्तक में पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार। पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार, इसके बारे में बात करें तो जो पर्यावरण है भौतिक एवं जैविक संकल्पना है। इसमें भौतिक और जैविक चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, तो ये पर्यावरण जो है एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है। अतः इसमें पृथ्वी के दोनों अर्थात अजीवित तथा जीवित संघटकों को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार पर इसको दो प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया जाता है। एक तो भौतिक पर्यावरण और एक जैविक पर्यावरण। और भौतिक पर्यावरण को तीन भागों में बांटा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा एक इशू क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को रोकेंगे और अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार से स्टार्ट करेंगे और इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि आज ही हम लोगों का ये लेसन कंप्लीट होना था, लेकिन कुछ दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से हम लोग क्लास यहाँ पे रोक रहे हैं और कल की वीडियो में मिलते हैं पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार को लेकर के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।